हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लाइफ स्पैन। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन बी लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. The period from birth to the natural death of an organism represents its lifespan. ये बहुत ही सिंपल है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जीवित रहता है, उसके बाद उसकी डेथ होनी है। तो जो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वो लाइफ स्पेन बोला जाता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। लाइफ स्पेन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1. 1.1 फिगर में आपको कुछ दे रखे हैं फिगर्स, जैसे कि ये देखिए, जैसे कि इसमें एलिफेंट है, रोज है, डॉग है, बटरफ्लाई है, क्रो है। तो ये फिगर्स आपको दे रखे हैं, इनके हम आगे लाइफ स्पेन मैं आपको फिल करवाऊंगी जो उनमें फिलअप्स दे रखे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट द लाइफ स्पेन एंड राइट इन द स्पेसेस प्रोवाइड. Examine the lifespans of organisms represented in figure 1.1. Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be short as a few days or as long as a few thousand years? Between these two extremes are the lifespans of most other living organisms. You may note that lifespan of organisms are not necessarily correlated with their sizes. The size of crows, parrots are not very different, yet their lifespan shows a wide difference. हाँ, ये सही है कि किसी की भी लाइफ स्पेन उसके साइज के साथ डिपेंड नहीं करती है। उसका साइज चाहे कोई भी हो, कि चाहे वो एनिमल बहुत बड़ा हो, तो इससे ये नहीं होगा कि उसकी लाइफ स्पेन ज़्यादा हो। अगर कोई एनिमल बहुत छोटा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ स्पेन भी उसके साइज से रिलेट करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। Similarly, a mango tree has a much shorter lifespan as compared to a peepal tree. Whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty. That is, no individual is immortal except single cell organism. ये आपकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इमोर्टल नहीं होता, मतलब अमर। इमोर्टल का मतलब है अमर। एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म अमर नहीं होता है। जैसे कि अमीबा है, वो बाइनरी फिजन के थ्रू अगेन वो वही पेरेंट बॉडी वही रहती है, लेकिन उसके डॉटर सेल्स बन जाते हैं। वो मरता नहीं बल्कि उसके सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अलावा कोई भी इस दुनिया में इमोर्टल नहीं है। इमोर्टल का सिंपल मीनिंग होता है अमर इन हिंदी। ठीक है, why do we say that there is no natural death in single cell organism? Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on Earth for several thousands of years? There must be processes in living organisms that ensure this continuity. Yes, we are talking about reproduction, something that we take for granted. सिंपल है, मैंने आपको इसका आंसर बता दिया कि नेचुरल डेथ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में क्यों नहीं होती है, क्योंकि उनमें सेल्स डिवाइड करते हैं, मरते नहीं। अब देखते हैं ये एलिफेंट की जो लाइफ स्पेन होती है वो आपकी 60 to 90 ईयर्स होती है। ठीक है, रोज की आपकी होती है 3 to 4 ईयर्स, डॉग की आपकी 20 से
25 ईयर्स। बाकी आपको बटरफ्लाई का 1 to 2 ईयर्स दे रखा है, क्रो का दे रखा है। बनाना ट्री का भी आपका इतना ही होता है, 20 से 25 समथिंग। काऊ का आपका 25 है। क्रोकोडाइल का आपको दे रखा है 60 ईयर्स, या पैरेट की होती है 140 ईयर्स, हॉर्स की वही है 60 to 90। फ्रूट फ्लाई की होती है आपकी 30 डेज। ठीक है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। थर्टी डेज होती है। राइस प्लांट्स की आपकी 3। हाँ, तो देखिए राइस प्लांट का 3 to 4 मंथ्स है। टॉर्टोइस का 100 to 150 ईयर्स पहले से दे रखा है आपको। इसके बाद बनियान ट्री जो होता है उसका होता है 200 से 500 ईयर्स। ठीक है, इतने टाइम तक ये जीवित रह सकता है, लाइफ स्पैन है मतलब इसकी। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन। Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones या offspring similar to itself। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है और अच्छा भी पॉइंट है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन की डिफाइन है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन organisms give rise to young ones offspring similar to itself। रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना ही यंग वन या फिर ऑफ स्प्रिंग जो कि उसी के जैसा होता है उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। फिर वही ऑफ स्प्रिंग ग्रो करता है, मैच्योर होता है और वापस से अपना नया ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। Thus, there is a cycle of birth, growth and death। इसलिए यहाँ पे एक साइकिल होती है, पहले बर्थ होती है, फिर ग्रोथ होती है, फिर डेथ होती है। Reproduction enables the continuity of species generation after generation। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो रिप्रोडक्शन है वो हमारे जो जनरेशन है उसमें कंटिन्यूटी इनेबल करके रखता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आएगी, स्पीशीज में पूरी तरीके से कंटिन्यूटी बनी रहती है कि कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ के देख सकते हैं कि आप जो 5th चैप्टर में आप पूरा इसका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन देखेंगे। मैं उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि किस तरीके से जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होती है और इनहेरिट होती है जब रिप्रोडक्शन चल रहा होता है। रिप्रोडक्शन के दौरान किस तरीके से जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं there is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। यहाँ पे एक बहुत ही लार्ज डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जिसपे हर एक ऑर्गेनिज्म अपने खुद के मैकेनिज्म से इवॉल्व हुआ है, मल्टीप्लाई करता है और फिर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी और सेवरल अदर फैक्टर्स और दूसरे फैक्टर्स जो कि कलेक्टिवली सारे मिला के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे जो है ये भी बेस्ड इस पे भी डिपेंड करता है कि उस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कितने ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके बेसिस पे भी रिप्रोडक्शन को 2 टाइप्स में बांटा गया है।
When the offspring is produced by single parent with or without involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. जब जब offspring प्रोड्यूस होता है एक सिंगल पेरेंट से with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. ठीक है, जब बिना दो पेरेंट के मतलब सिंगल पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से जब कोई भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है ना, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं है, इस तरीके के रिप्रोडक्शन को आप असेक्सुअल बोलते हो। जब दो पेरेंट्स जिनके अपोजिट सेक्स हैं वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट अब आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। In this method, a single individual parent is capable of producing offspring. इस मेथड में क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल या फिर पेरेंट वो नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होता है। As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parents. जिसमें रिजल्ट क्या आता है कि ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हुआ है वो आइडेंटिकल तो होते ही एक दूसरे से, बल्कि वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट की। Are these offspring likely to be genetically identical or different? ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरीके से सिमिलर होते हैं। The term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individual. इनके लिए टर्म दिया जाता है क्लोन। ठीक है, इनके लिए टर्म दिया जाता है क्लोन, जो कि किसको डिनोट करता है कि क्लोन वर्ड जो है वो उन ऑफस्प्रिंग या फिर उन ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज होता है जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो बर्डिंग इन ईस्ट का है, सेकंड वाला जो डायग्राम है वो बाइनरी फिशर इन अमीबा का है, जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, 9th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट हो जाता है ये। So let us see how widespread asexual reproduction is among different groups of organisms. Asexual reproduction is common among single-celled organisms and in plants and animals with relatively simple organizations. In protists and monerans, the organism of the parent cell divides into two to give rise to new individuals. Protists और monerans या पढ़ चुके होंगे 11th स्टैंडर्ड में। इनमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म या फिर पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करता है दो सेल्स में डिवाइड करता है, जिससे कि नए इंडिविजुअल्स वो प्रोड्यूस कर सके। Thus, in these organisms, cell division is itself a mode of reproduction. इन ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन ही इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोला जाता है। Many single cell organisms reproduce by binary fission. काफी सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, where a cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult. जहाँ पे एक सेल डिवाइड करता है 2 हाफ्स में और फिर वो each जो रैपिडली ग्रोइंग सेल है वो दूसरा एडल्ट बन जाता है। जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम इसके एग्जाम्पल है, ये आप याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल, यीस्ट में डिवीजन अनइक्वल होता है, and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually get separated and mature into new yeast organism. ठीक है, तो यीस्ट में क्या होता है कि जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, उसका जो सेल है वो ऐसा नहीं है, उसकी बॉडी किसी भी तरीके से अनइक्वली डिवाइड कर सकती है और स्मॉल बर्ड्स वह प्रोड्यूस होती है, जिसमें क्या होता है कि वो इनिशियली तो पेरेंट की बॉडी से अटैच रहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाती है, सेपरेट हो जाती है
और नए यीस्ट के ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। ठीक है, जैसे कि इसका आपको डायग्राम मैंने यहाँ पर दिखाया था, बड़िंग यीस्ट। इसमें देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि जितनी बॉडी यीस्ट की बड़ी है उतनी सेम उसके इंडिविजुअल की, उसके ऑफस्प्रिंग की, ऐसा नहीं है। अनइक्वल डिवीजन होता है। अभी ये बर्ड यहाँ से डिटैच हो जाएगी और न्यू यीस्ट का जो बॉडी है वो डेवलप हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, members of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through spatial asexual reproductive structures. किंगडम फंजाई और सिंपल प्लांट जैसे कि एल्गी है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से, जिसके फिगर आपको 1.3 फिगर में दे रखे हैं। देखो ये रहा। फर्स्ट है ज़ूस्पोर्स ऑफ क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास इज द एल्गी, एन एल्गी जिसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो ज़ूस्पोर है। कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, पेनिसिलियम इज फंजाई, उसका जो है कोनिडिया से होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कोनिडिया है। सी है बर्ड्स इन हाइड्रा, हाइड्रा में बर्ड्स निकलते हैं, आपको पता होगा। जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज, स्पॉन्ज जो है स्पॉन्जिला आपने पढ़ा होगा फॉलीफेरा में, क्लास 11 में एनिमल किंगडम में, वहाँ पे भी सेम ऐसा डायग्राम आपको मिलेगा। तो ये इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। Sexual reproductive structures. Chlamydomonas is an algae. Penicillium is a fungus, and Hydra is simple protista mononon. Sponges polypera. After that, the most common of these structures are zoospores that usually are microscopic motile structures. इनमें जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर होते हैं वो ज़ूस्पोर्स हैं, जो कि यूजुअली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और मोटाइल स्ट्रक्चर जो कि मूव कर सकते हैं। मोटाइल मींस व्हिच कैन मूव। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज़ूस्पोर्स पे लिए। ठीक है, पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि एल्गी किस तरीके से प्रोड्यूस, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एल्गी का क्या है, ये पूछा जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको वर्ड में आ सकता है कि एल्गी का आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बताना है। क्लैमिडोमोनास स्पेसिफाई करके आता है, क्लैमिडोमोनास का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ज़ूस्पोर्स होते हैं, एंड उनकी कोई फंक्शन या उनकी कोई क्वालिटी वो पूछ सकता है। तो सिंपल है, माइक्रोस्कोपिक और मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। वैसे जनरली इस चैप्टर में से 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन भी बनते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, लेकिन ये है कि इसमें से 1 वर्ड या टिक ऑप्शन आपके इसमें से हो सकते हैं। तो आप इसमें से बहुत छोटी छोटी माइनर थिंग्स को अगर आप अपने दिमाग में फिट रखेंगे तो आपको वापस की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको अगेन पढ़ने की, आप अभी इसको तुरंत की तुरंत लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है अदर कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और कोनिडिया, जो कि पेनिसिलियम के लिए होता है, बर्ड्स आपकी हाइड्रा और जेम्यूल्स स्पॉन्ज। ये मैं बता चुकी हूँ, पेनिसिलियम फंगस है, हाइड्रा और स्पॉन्ज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Vegetative papules and angiosperms, eyes of potato, rhizome of ginger, bulbul of agave, leaf buds of bryophyllum, offset of water hyacinth. देखो, you have learnt about vegetative reproduction in plants in class 11. हाँ, ये है कि आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में क्लास 11 में पढ़ा होगा। What do you think? Is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? Yes, क्योंकि उसमें asexual reproduction ही होता है। Why do you say so? Is the term clone applicable to offspring formed by vegetative reproduction? ये पूछ रहा है कि क्या आप उसको क्लोन बोल सकते हो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, while in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously, in plants the term vegetative reproduction is frequently used. asexual भी आपके प्लांट्स में यूज होता है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, और एनिमल्स में भी हो सकता है, लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रीक्वेंटली प्लांट्स के लिए ही यूज होता है। In plants, a unit of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb
are all capable of giving rise to new offspring. These structures are called vegetative propagules. देखो, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो यूनिट्स है, जैसे कि रनर है, रनर के थ्रू आपकी साइनोडोन डूब ग्रास होती है, जो जनरली आप अपने गार्डन्स में देख सकते हो, वो फैलती है चारों तरफ जमीन में। तो वो रनर उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। राइजोम जो है जिंजर है, सकर आपका मिंट है, ट्यूबर आपको पता ही होगा पोटैटो, ऑफसेट आपका हाइसिंथ वाटर हाइसिंथ है, बल्ब आपका अनियन। ठीक है, तो मैंने आपको सबके एग्जांपल्स बता दिए, अच्छे से याद रखिएगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, इनके फॉर्मेशन में, इन स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन में कभी भी दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए ये जो प्रोसेस है उसको असेक्सुअल बोलते हैं। समझ आया? जो उसने ऊपर क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर उसने नीचे कोट कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कॉच ऑफ वाटर बॉडीज और अबाउट द टैरन ऑफ बंगाल। जो मैंने अभी वाटर हाइसिंथ आपको बताया था ऑफसेट का एग्जांपल, उसी को टैरन ऑफ बंगाल बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट द एक्वाटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव weeds फाउंड ग्रोइंग wherever there is standing water। जहाँ कहीं पर भी रुका हुआ पानी होता है वहाँ पर ये ग्रो कर जाता है, स्प्रेड करता है बहुत जल्दी। एक्चुअली ये यहाँ का प्लांट नहीं है, अपने इंडिया का प्लांट नहीं है। एक हमारे कोई भी साइंटिस्ट जो है फॉरेन गए थे, वहाँ पे उन्होंने रिसर्च के लिए इस प्लांट को लिया एंड वो ऐसे इंडिया लेके आ गए रिसर्च करने के लिए। और यहाँ पे वो बंगाल में आए थे, वो वहाँ पे वो इतनी बुरी तरीके से स्प्रेड हो गया है कि अभी उसको हटाते हैं तो वो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, एज अ वीड वो स्प्रेड हो रहा है, इसलिए उसको टैरन ऑफ बंगाल बोला जाता है। बट इसका साइंटिफिक नेम जो है वो वाटर हाइसिंथ है। नेक्स्ट चलते हैं। ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ये वाटर से ऑक्सीजन को ड्रेन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर हाइसिंथ। ठीक है, ये क्या करता है, वाटर से ऑक्सीजन को ले लेता है, जिससे कि फिश की जो एक्वेटिक एनिमल्स है जो आपके रिवर्स में रह रहे हैं उनको बहुत ही इनसे क्या है नुकसान है, क्योंकि फिशेस को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाती है ड्यू टू वाटर हाइसिंथ। अगर कहीं पे भी सिंपल रिवर है तो उसमें ये ग्रो कर गया तो फिर ये पूरी ऑक्सीजन को ड्रेन कर देता है वाटर से। You will learn more about it in chapter 13 and 14। और 13 और 14 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves। ठीक है, इस प्लांट को जो इंडिया में इंट्रोड्यूस इसलिए कराया गया था क्योंकि इसके फ्लावर्स काफी ब्यूटीफुल थे एंड इसकी जो लीव्स थी उनकी शेप काफी अच्छी थी। Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them। समझा? इसको जो वेजिटेटिवली जो प्रोपेगेट किया गया था एक फिनोमिनल रेट पे, लेकिन अभी ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पूरे वाटर बॉडीज में स्प्रेड हो रहा है ना, और इसको गेट रिड ऑफ करना बहुत ही difficult। As you are aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated. Have you seen small plants emerging from the buds called eyes of the potato tuber from the rhizome of banana and ginger? आपने छोटे छोटे प्लांट्स को देखा होगा जो कि इमर्ज करते हैं बर्ड्स के थ्रू। कॉल्ड आइज, उनको आइज भी बोलते हैं, पोटैटो ट्यूबर। ठीक है, राइजोम से ये सारी क्या है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स है, प्रोपेगेल्स है। ठीक है, राइजोम्स, बनाना एंड जिंजर। व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन the site of origin of the new plantlets in the plants listed above, you will notice that they invariably arise from nodes present in the modified stems of these plants. When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants.
सिंपल है, जब इनकी नोट्स अराइज होती है तो वो नए प्लांट में मॉडिफाई हो जाती है, क्योंकि वो सॉइल में जैसे ही डैम्प होती है तभी वाटर और सॉइल के कांटेक्ट में आके वो रूट्स को फ्यूज करती है और न्यू प्लांट अराइज हो जाता है। Similarly, adventitious buds arise from the notches present in the margins of leaves of bryophyllum. ठीक है, एडवेंटियस बर्ड्स जो है वो भी नॉचेस से अराइज होती है, जो कि ब्रायोफिलम लीफ के मार्जिन में प्रेजेंट होते हैं. दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट. It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization, like algae and fungi, that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि asexual reproduction बहुत ही कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में, जो कि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका, इसके एल्गी एंड फंजाई है. वो जो है अपना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चेंज कर देते हैं एडवर्स कंडीशन आने पर. एडवर्स कंडीशन मतलब वो जब जिस कंडीशन में वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, जब ऐसी कंडीशन उनके सामने आ जाती है तो वो असेक्सुअल से सेक्सुअल में अपने आप को चेंज कर लेती है, अपने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल से सेक्सुअल में कन्वर्ट कर लेती है, जो कि सिर्फ दो ही है, एक तो एल्गी है और फंजाई है. दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन. ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करे हैं मैंने. आप जब रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को तो आप सिर्फ इन्हीं को अंडरलाइन करके रखें और फिर इन्हीं को रिवाइज करें, आपको पूरे चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. Find out how sexual reproduction enables these organisms to survive during unfavorable conditions. Why is a sexual reproduction favored under such condition? ऐसा क्यों होता है ये देखो मैं बताती हूँ. क्योंकि एडवर्स कंडीशन आने पर इनमें क्या है, जैसे ये रिप्रोड्यूस करेंगी तो इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो सेम इन्हीं के जैसे होंगे, जो कि उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत ही बड़ी खासियत होती है कि उसमें वेरिएशंस आते हैं. वेरिएशंस आने की वजह से ये जो आसानी से उसमें अपने आप को सर्वाइव रख सकती है, वो एबल होती है कि वो उस कंडीशन में जीवित रह पाए. Asexual or vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by the higher plants. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. Sexual mode of reproduction जो है mainly present है क्योंकि वही important होता है, इसमें variations आते हैं और इसलिए लोग इसलिए जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं एडवर्स कंडीशन में भी. तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आई होप आपको समझ आया हो. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे, उसकी प्रॉपर पूरी वीडियो. एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.